नमस्कार भैया, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में मैंने आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन बता दी। प्रेपोजिशन का यूज़ क्यों किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रेपोजिशन का यूज़ कैसे किया जाता है, स्टेप्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको सारी कहानी बता दी। अब हम जो कहानी शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ हम अपनी कहानी स्टार्ट करने वाले हैं अब। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। देखिए, अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की बात करूं तो जो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं ना, वो प्रेपोजिशन मेनली तीन टाइप के होते हैं। प्रेपोजिशन कितने टाइप के होते हैं? तीन। सर कौन कौन से? बताता हूँ। हमारे प्रेपोजिशन होते हैं तीन टाइप के। कौन कौन से तीन टाइप होते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो, एक होता है जिसे हम बोल के चलते हैं अनफिक्स प्रेपोजिशन। अनफिक्स प्रेपोजिशन। हमारा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन। तीसरा तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं फेजल वर्ब। फेजल वर्ब। ये हमारे तीन टाइप होते हैं प्रेपोजिशन के। अनफिक्स प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन और फेजल वर्ब। सबसे पहले बात ये आती है, सर ये अनफिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है, फिक्स क्या होता है और फेजल वर्ब क्या होती है? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखो, अनफिक्स क्या होता है। अनफिक्स का मतलब होता है मेरे भाई, वे प्रेपोजिशन जो अकॉर्डिंग टू मीनिंग यूज किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मीनिंग। वे प्रेपोजिशन जिनका यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मीनिंग के हिसाब से जिनका यूज किया जाता है। जैसे जैसे मैंने आपसे बोला ओन। ओन प्रेपोजिशन का मतलब होता है ऊपर। मैंने आपसे बोला माई बुक इज टेबल। माई बुक इज टेबल। मेरी किताब टेबल पर है, इसका मतलब वो टेबल के ऊपर है, और ऊपर के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन। तो मैं यहाँ प्रेपोजिशन लगा दूंगा आपका, बताइए क्या? ऑन। ये वो प्रेपोजिशन होते हैं जब प्रेपोजिशन की मीनिंग निकाली जाती है और मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस में उस प्रेपोजिशन को यूज़ किया जाता है। उनको बोलते हैं हम अनफिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन की। सर फिक्स प्रेपोजिशन कौन से होते हैं? फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब होता है वे प्रेपोजिशन वे प्रेपोजिशन जो वर्ब के साथ फिक्स कर दिए गए हैं। वे प्रेपोजिशन जो वर्ब के साथ फिक्स कर दिए गए हैं। इन ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ हम प्रेपोजिशन का कोई मीनिंग नहीं निकालते। ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में प्रेपोजिशन अपना मीनिंग नहीं देता। ये वो कंडीशन है जहाँ प्रेपोजिशन का कोई मीनिंग नहीं निकलता, बस हमने उस प्रेपोजिशन को वर्ब के साथ में फिक्स कर दिया है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक वर्ब होती है अपने पास में एंग्री। क्या होती है? एंग्री। इसके साथ में दो प्रेपोजिशन फिक्स है। सर कौन कौन से? एक होता है एंग्री विद और एक होता है एंग्री एट। इसके साथ में दो प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं। एंग्री के साथ में विद आ सकता है या एंग्री के साथ में एट आ सकता है, इसके अलावा कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। अच्छा, एंग्री विद कब आता है? तो एंग्री विद आता है
एंग्री विद आता है जब हम बात करते हैं किसी भी पर्सन की, जब हम किसी भी पर्सन की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं बताइए, एंग्री विद। और एंग्री एट आता है जब हम बात करते हैं किसी के बिहेवियर की, किसी के व्यवहार पर आप गुस्सा दिखा रहे हो तो वहाँ एंग्री एट आता है। किसी व्यक्ति से आप गुस्सा हो तो वहाँ एंग्री विद आता है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैंने आपसे बोला राम इज एंग्री मोहित। राम इज एंग्री मोहित, राम इज एंग्री, राम गुस्सा है मोहित से, राम गुस्सा है मोहित से। तो बताइए यहाँ बात किसकी हो रही है, पर्सन की बात हो रही है। और अगर पर्सन की बात हो रही है मेरे भाई, तो मैंने आपको अभी बताया था ऐसी कंडीशन में बताइए हम किसका यूज करेंगे, विद का। राम इज एंग्री विद मोहित। अब देखो यहाँ प्रेपोजिशन का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग किसका आ रहा है, गुस्सा। राम गुस्सा है मोहित से, राम गुस्सा है मोहित से, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, विद का कोई मीनिंग नहीं है। बस हमने इस विद प्रेपोजिशन को एंग्री के साथ में जोड़ रखा है। ये होता है फिक्स प्रेपोजिशन जो वर्ब के साथ फिक्स हो गया है। अच्छा एक और एग्जांपल से देखो, जैसे एक और एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको। मैंने बोला राम इज एंग्री मोहित्स बिहेवियर। अब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, राम इज एंग्री मोहित्स बिहेवियर, राम गुस्सा है मोहित के व्यवहार से। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब बात बिहेवियर की होती है तो बिहेवियर के साथ में एंग्री के साथ क्या लगाते हैं, एट। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, यहाँ प्रेपोजिशन अपना कोई मीनिंग नहीं देता, बस उसे वर्ब के साथ फिक्स कर दिया गया है। दैट इज कॉल्ड फिक्स प्रेपोजिशन। तो बताइए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, अच्छा सर ठीक है। तो देखो यहाँ हमने देखा अनफिक्स प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन के हिसाब से अपनी मीनिंग निकालता है और तब यूज़ होता है। फिक्स प्रेपोजिशन में सर प्रेपोजिशन की कोई मीनिंग नहीं आती, बल्कि उसे तो हमने वर्ब के साथ फिक्स कर रखा है, प्रेपोजिशन अपनी कोई मीनिंग नहीं देगा। अब बात आती है सर ये फीजल वर्ब क्या होती है, फीजल वर्ब किसे कहा जाता है। फीजल वर्ब का मतलब क्या होता है, देखो फीजल वर्ब का मतलब होता है कि हमारे पास एक वर्ब होगी, ठीक है सर, उसके बाद में हम एक प्रेपोजिशन जोड़ेंगे। हमारे पास एक वर्ब होगी और इसके साथ में हम क्या जोड़ेंगे, एक प्रेपोजिशन। जोड़ दिया सर। अब क्या होगा कि ये जो हमारी वर्ब है और ये जो हमारा प्रेपोजिशन है, ये जो हमारी वर्ब है और ये जो हमारा प्रेपोजिशन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ गई। और जुड़ने के बाद में ये वर्ब अपना जो ओरिजिनल मीनिंग है उसको ख़त्म करेगी। ये जो वर्ब है ये अपने ओरिजिनल मीनिंग को ख़त्म करेगी, ये प्रेपोजिशन अपनी मीनिंग को ख़त्म करेगा। दोनों के दोनों अपना मीनिंग ख़त्म करेंगे और दोनों अपना मीनिंग ख़त्म करने के बाद में एक नया मीनिंग निकालेंगे। दोनों अपनी मीनिंग को ख़त्म करने के बाद एक नया मीनिंग बनाएंगे, उस नए मीनिंग को कहा जाता है फीजल वर्ब। यहाँ पे क्या होगा, फिक्स प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन अपना मीनिंग नहीं देगा, मीनिंग हमेशा किसकी चलेगी, वर्ब की। जो वर्ब है वही मीनिंग रहेगी, उसके साथ में बस प्रेपोजिशन फिक्स हो जाएगा। लेकिन फीजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों आपस में जुड़ते हैं और दोनों आपस में जुड़ करके एक नया मीनिंग बनाते थे। वर्ब अपनी मीनिंग को ख़त्म कर लेती है, प्रेपोजिशन अपनी मीनिंग को ख़त्म कर लेता है और दोनों मिलकर के एक नया मीनिंग देने लग जाते हैं। इसे कहा जाता है फीजल वर्ब। इसे हम बताइए क्या बोलते हैं, फीजल वर्ब। जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे पास में एक वर्ड है, आपने देखा होगा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर हमारे पास में एक वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ देखो, लुक अपने आप में एक वर्ब है और आफ्टर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। लुक हो गई वर्ब, आफ्टर हो गया प्रेपोजिशन। अब अगर आप देखोगे तो लुक का मतलब क्या होता है, देखना, सही है। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो अगर आप देखोगे तो इसका रियल मीनिंग तो बाद में देखना है, लेकिन अब जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, वर्ब और प्रेपोजिशन, तो ये लुक जो है ये अपनी मीनिंग को ख़त्म करेगा।
आफ्टर अपने मीनिंग को ख़त्म करेगा, दोनों ने अपना अपना मीनिंग ख़त्म किया और दोनों मिलकर के एक नया मीनिंग निकालेंगे जिसका मतलब होता है देखभाल करना। जिसका मतलब क्या होता है? देखभाल करना, जिसे आप टेक केयर भी बोलते हैं। टेक केयर करना, ठीक है ना, ये होता है, इसे बोलते हैं फीजल वर्ब। तो फीजल वर्ब में क्या होता है? वर्ब अपना मीनिंग खत्म करती है, प्रेपोजिशन अपना मीनिंग खत्म करता है, दोनों मिलकर के नया मीनिंग बनाते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन में ऐसा नहीं होता। फिक्स प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन का कोई मीनिंग ही नहीं आता। फिक्स प्रेपोजिशन में तो जो वर्ब का मीनिंग है वही रहता है, ओरिजिनल मीनिंग, लेकिन बस उसके साथ में हमने प्रेपोजिशन को फिक्स कर रखा है। अनफिक्स में क्या होता है? वहाँ प्रेपोजिशन के हिसाब से अपना मीनिंग निकाला जाता है और प्रेपोजिशन अपने मीनिंग के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ये तीन कंडीशन होती हैं मेरे भाई, ठीक है। अब आपने देखा होगा फीजल वर्ब हमारे जो वोकेब वाला पोर्शन है उसमें एक अलग से टॉपिक होता है फीजल वर्ब का। फिक्स प्रेपोजिशन एक अलग टॉपिक होता है और अनफिक्स प्रेपोजिशन एक अलग कहानी होती है। हमें क्या करना है? हमें इन तीनों को देखना है। फीजल वर्ब को अलग से देखेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन को अलग से देखेंगे और अनफिक्स प्रेपोजिशन को अलग से देखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये फीजल वर्ब का क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग बनता है, ये तो वोकेब वाला पोर्शन हो जाता है। आजकल इन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो फिक्स प्रेपोजिशन का बनता है। अनफिक्स प्रेपोजिशन का उतना क्वेश्चन आजकल पेपर में नहीं बनता है। आपको सभी को अच्छे से पता है कि आजकल एग्ज़ाम्स इतने हार्ड होते जा रहे हैं, इतने हार्ड होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रिजल्ट आया एपीयू का, जिसके अंदर तुम्हें पता है 180 वैकेंसी थी, जिसमें से केवल 4 स्टूडेंट पास हुए। सोचने वाली बात है, 180 वैकेंसी थी, इसमें से स्टूडेंट केवल पास ही 4 हुए थे। तो आजकल एग्ज़ाम्स का लेवल इतना अच्छा आने लग गया है और बच्चे का पता नहीं, वो अभी उन्हीं तैयारी में जूझा हुआ है जो वो पहले से चलता आ रहा है। सर इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नहीं होगा मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग। अब आपको तैयारी बढ़ानी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तब जा करके सिलेक्शंस होते हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते अब। तो हमें इसमें से ज़्यादा ध्यान देना है फिक्स प्रेपोजिशन पे। फीजल वर्ब तो एक अलग पोर्शन आ जाएगा, वोकेब वाले सेशन में चले जाएगा, और एक अनफिक्स प्रेपोजिशन को हमें पढ़ना है, हमें तीनों को पढ़ना है। एक बार जल्दी से आप यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद मैं कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा आपके लिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। और हमारी अब जो कहानी स्टार्ट होगी वो सबसे पहले हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे अनफिक्स प्रेपोजिशन की। अनफिक्स प्रेपोजिशन, ये कहानी हमें स्टार्ट करनी है अपनी। ठीक है भाई, देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अनफिक्स प्रेपोजिशन क्या होते हैं। तो अनफिक्स प्रेपोजिशन वे प्रेपोजिशन होते हैं, वे प्रेपोजिशन जो मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। उन्हें अनफिक्स प्रेपोजिशन कहा जाता है। वे प्रेपोजिशन जो मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम अनफिक्स प्रेपोजिशन का नाम देते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, जैसे अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप के साथ में चीज़ों के साथ खेलना सीखना है अपने को। हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लेके आते हैं और इस स्टेप नंबर 1 में हमें देखना है एक तो ऑन को, एक हमें देखना है ओवर को, और एक हमें देखना है एबव को। ये 3 प्रेपोजिशन हमें देखने हैं, ठीक है। एक आता है ऑन, एक आता है ओवर और एक आता है आपका एबव।
देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये तीनों ही प्रेपोजिशन का जो हिंदी मीनिंग आता है वो आता है ऊपर। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, और एवव का मतलब भी क्या होता है, ऊपर। अगर इन तीनों का ही मतलब ऊपर है तो अब मुद्दा इस बात का आता है कि सर इसे सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी को जनरेट करेंगे। मैंने आपसे बोला माई बुक इज द टेबल। सी इज carrying a bag, her head there is a bridge Ganga river. There is a fan or head. He is a cap his head. ये मैंने आपको कुछ 5 एग्जाम्पल दिए हैं और इन 5 एग्जाम्पल्स को हमें देखना है कि सर इनकी कहानी क्या है, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया जाएगा। ठीक है भाई, देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसकी थ्योरी को। अगर मैं सबसे पहले आपसे ऑन की बात करता हूँ तो ऑन का मतलब क्या होता है। ऑन का मतलब होता है कि मानो सपोज दैट ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक दूसरी वस्तु रखी हुई है, ठीक है सर, और ये दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। ये एक वस्तु है, इसके ऊपर एक दूसरी वस्तु रखी हुई है और ये दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ऑन का। ठीक है सर। ओवर, ओवर का मतलब होता है सपोज ये कोई एक वस्तु है, ठीक है सर, इसके ऊपर ये कोई दूसरी वस्तु है, ठीक है सर, लेकिन ये जो ऊपर वाली वस्तु है ना, इसने इस नीचे वाली वस्तु को कम से कम 2 छोर से कवर किया हुआ हो। एक नीचे वस्तु हो गई, ठीक है, इसके ऊपर एक वस्तु हो गई, ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाली वस्तु है ना, इसने नीचे वाली वस्तु को कम से कम 2 साइड से कवर किया हुआ हो। तो ये जो कंडीशन होती है, बताइए किसकी होती है, ओवर की। ठीक है, अगर मैं आगे चलता हूँ, अगला आता है हमारा एवव। एवव का मतलब क्या होता है, सपोज ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई वस्तु है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो ठीक ऊपर हो, लेकिन ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन होती है किसकी होती है, एवव की। ये 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखते हैं एग्जांपल्स को। मैंने आपसे बोला माई बुक इज़ द टेबल, मेरी जो किताब है ना वो टेबल पे है। अब एक बात बताओ, जब मेरी किताब टेबल पे होगी तो जो टेबल है और मेरी जो किताब है, आपको नहीं लगता वो दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगी। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि टेबल के बिना टच किए हुए ऊपर किताब रखी हुई हो। दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगी, और जब दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगी तो बताइए वो कंडीशन किसकी होती है, ऑन की। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन। ठीक है, अगला देखो, सी इज कैरिंग अ बैग, वो एक बैग ढो रही थी, या वो एक बैग ले जा रही थी, हर हेड, अपने सिर पर रख के। वो अपने सिर पर रख के एक बैग ले जा रही थी। अगर वो सिर पे रख के बैग ले जा रही थी तो आपको नहीं लगता कि उसका बैग और उसका सिर दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। आपने कहा सर बिल्कुल टच कर रहे होंगे। और जहाँ चीज़ें आपस में एक दूसरे को टच करती हैं तो बताइए वहाँ भी क्या आता है, ऑन। ओके, आगे चलिए, दियर इज अ ब्रिज, एक पुल बना हुआ है द गंगा रिवर, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर पुल बना हुआ है। अब एक बात बताओ, मान लो कि ये तुम्हारी रिवर है, मान लिया कि ये एक रिवर जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से बहते हुए। अब ये रिवर जा रही है, तो जब आप इस पर ब्रिज बनाओगे, पुल बनाओगे, तो वो पुल ऐसे ही बनेगा ना। जब वो पुल ऐसे बनेगा तो आपको नहीं लगता वो 2 साइड से उसे कवर करेगा, और जब वो उसे कवर करेगा तो कवर करने की कंडीशन में क्या आता है, बताइए, ओवर। क्या आता है, ओवर। क्लियर है, चलो आगे। देयर इज अ फैन, एक पंखा लटका हुआ है आर हेड, हमारे सिर के ऊपर।
अब हमारे सिर के ऊपर पंखा लगा हुआ है, तो एक बात बताओ, वो जरूरी है कि पंखा ठीक ऊपर हो? बिल्कुल नहीं सर। मिड में पंखा होता है, हम इधर सो रहे हैं, इधर सो रहे हैं, बीच में सो रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं, तो वो ठीक ऊपर तो नहीं होगा, इधर उधर हो सकता है। अगर इधर उधर हो सकता है तो बताइए उसकी कंडीशन क्या होगी? ये लेकिन याद रखना है, एवं में चीज़ें एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। अब पंखा आपसे टच थोड़ा कर सकता है आपके हेड से, तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा? एवं। ये जो कंडीशन है वो किसकी हो जाएगी? एबव की। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो। ही इज बियरिंग अ कैप, उसने एक कैप पहन रखी है। हिज हेड, अपने सिर पर, उसने अपने सिर पर कैप पहन रखी है। बताइए जल्दी से इसमें क्या आना चाहिए? उसने अपने सिर पर कैप पहना हुआ है, बताइए इसमें क्या आना चाहिए? उसने अपने सिर पर कैप पहना हुआ है, इसमें क्या आना चाहिए? तो अगर आप देखोगे तो उसने अपने सिर पर कैप पहना हुआ है। जब कैप पहना हुआ है तो उसका सिर और कैप दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, और जब टच कर रहे होंगे तो ये कंडीशन किसकी होती है? बताइए, ऑन की। किसकी होती है? ऑन की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये केस था जिसे हम बोलते हैं कंपैरिजन केस। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन केस। ऑन में, ओवर में, एबव में, तीनों का मतलब ऊपर होता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस होते हैं। जब आपस में चीज़ें टच कर रही हो तो ऑन, ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को दो साइड से कवर कर रही हो तो ओवर, और एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को टच नहीं कर रही है लेकिन ठीक ऊपर भी नहीं है, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, तो एबव। ये तीन कंडीशन होती हैं। ये तो कंपैरिजन वाला केस हो गया। अब इस ऑन की अलग क्या कंडीशन है, ओवर की अलग से क्या कंडीशन है, एबव की अलग से क्या कंडीशन है, उनको हमें देखना है। ठीक है, लिखो एक बार। यहाँ तक एक बार नोट डाउन करो। अगला देखो, अगला आता है हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? देखो, स्टेप नंबर 2 कहता है कि डे और डेट, डे और डेट से पहले हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। डे और डेट से पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है? बताइए, ऑन प्रेपोजिशन का। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। आई मेट हर संडे पार्टी। मैंने ये सेंटेंस आपको दिया है। दूसरा है, माई सिस्टर वॉज born 20 October। She came here Friday। ये मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखता हूँ तो मुझे बताओ, आई मेट हर संडे में उससे संडे को मिला था। अब संडे अपने आप में क्या हो गया? आपका डे। अगर डे हो गया तो डे से पहले आप केवल और केवल एक ही प्रेपोजिशन लगा सकते हो, और वो कौन सा है? आई मेट हर ऑन संडे। आई मेट हर ऑन संडे। ठीक है, आगे देखो। माई सिस्टर वॉज born 20 अक्टूबर। अब 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर अपने आप में क्या हो गई? बताइए, डेट। और डेट से पहले हम सर एक ही प्रेपोजिशन लगाते हैं, और वो कौन सा होता है? ऑन। माई सिस्टर वॉज born ऑन 20 अक्टूबर। ठीक है, आगे देखो। सी केम हियर फ्राइडे। अब फ्राइडे अपने आप में क्या है? बताइए, डे है सर। अगर फ्राइडे अपने आप में डे है तो इससे पहले भी क्या आएगा? ऑन आएगा सर। सी केम हियर ऑन फ्राइडे, वो यहाँ कब आई थी? फ्राइडे को आई थी। सी केम हियर ऑन फ्राइडे, वो यहाँ फ्राइडे को आई थी। तो इस तरीके से अगर किसी भी सेंटेंस में मेरे दोस्त डे और डेट की बात हो रही है तो डे और डेट से पहले आप एक ही प्रेपोजिशन लगाओगे, और वो कौन सा होगा? बताइए, ऑन प्रेपोजिशन। कौन सा हो जाएगा? ऑन प्रेपोजिशन। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए एक बार यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद हम कहानी को फिर आगे लेके चलेंगे।
आगे लेके चलेंगे। लिखो यहाँ तक। ठीक है, इससे जब हम आगे चलेंगे तो अगला आएगा हमारा स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है वो देखिए। स्टेप नंबर थर्ड की बात करूं तो ध्यान से सुनना। एज में से ज्यादा का मीनिंग देने के लिए ओवर का यूज किया जाता है। ओवर का यूज किया जाता है। कब? जब आपको एज में से ज्यादा का मीनिंग देना हो कि उसकी मैं जो डिजिट बता रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं इससे ऊपर है या इससे ज्यादा है, तो वहां पे आप कौन सा यूज करोगे? ओवर। जैसे मैंने आपसे बोला माई मदर इज 60 बट still she can see without glasses। मैंने ये सेंटेंस आपको दिया है और मैंने आपके लिए ऑप्शन दे दिए हैं ऑन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी एबव, ऑप्शन डी इन। मैंने आपको ये दे दिए हैं ऑप्शंस। देखिए अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखना ध्यान से। माई मदर इज 60 बट स्टिल सी कैन सी विदाउट ग्लासेस। मेरी माँ 60 साल से ज़्यादा की है लेकिन फिर भी वो बिना चश्मों के देख सकती है। मेरी माँ की जो उम्र है वो 60 साल है लेकिन फिर भी वो बिना चश्मों के देख सकती है। तो यहाँ ये जो 60 लिखा हुआ है, बताइए ये 60 अपने आप में क्या है? अगर आप देखोगे तो ये 60 अपने आप में क्या है? एज है मेरे भाई। मेरी माँ 60 साल से ज़्यादा की है, मेरी माँ 60 से ऊपर है, मतलब 60 साल से ज़्यादा की है, लेकिन वो फिर भी बिना चश्मों के देख सकती है। तो यहाँ बात हो रही है एज की। और मैंने क्या कहा था, अगर एज में आपको से ज़्यादा का मीनिंग देना है तो ऑन नहीं आ सकता, एबव नहीं आ सकता, इन नहीं आ सकता, एक ही प्रेपोजिशन आता है और वो कौन सा होता है? ओवर। मेरी माँ 60 साल से ऊपर की है लेकिन फिर भी वो बिना चश्मों के देख सकती है, ये होता है। तो एज में से ज़्यादा का मीनिंग देने के लिए आप कितने भी एग्जांपल्स नोट डाउन कर सकते हैं इसके। जैसे मैंने आपसे बोला आई एम ऑन ओवर एबव 30। मैंने ये एग्जांपल दिया है, आई एम ऑन ओवर एबव 30। मैं 30 से ज़्यादा का हूँ, मैं 30 से ज़्यादा का हूँ, इसका मतलब मेरी एज 30 साल से ज़्यादा की है। अगर 30 साल से ज़्यादा की है तो बताइए इस कंडीशन में क्या आएगा? एज में से ज़्यादा का मीनिंग देने के लिए, एज में से ज़्यादा का मीनिंग देने के लिए ओवर आता है मेरे भाई। एज में अगर आपको से ज़्यादा का मीनिंग निकालना है तो क्या आता है? ओवर। आ गई यहाँ तक बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट किसी भी तरह का? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक लास्ट स्टेप और देख लो, उसके बाद में फिर हम कहानी को शुरू करेंगे कल। अगला आता है अपना स्टेप नंबर, कौन सा है ये? 3। अगला आएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई? स्टेप नंबर 4 कहता है कि इनकम, इनकम का मतलब समझते हो ना? आय, आमदनी। इनकम में से ज़्यादा का मीनिंग देने के लिए, इनकम में से ज़्यादा का मीनिंग देने के लिए हमेशा एवो प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है।
जब आप इनकम में से ज़्यादा का मीनिंग आपको निकालना हो, आमदनी, आपकी आमदनी इससे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा किसका यूज़ करोगे? एबव का। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। मैंने आपसे बोला माई फ्रेंड अर्न्स ₹1,00,000 per month. Option A on, B over, C above, D all of these. मैंने आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। मैंने बोला माई फ्रेंड अर्न्स, मेरा जो दोस्त है ना वो कमाता है 1,00,000 पर मंथ, 1,00,000 महीने से ऊपर। मेरा दोस्त 1,00,000 रुपये महीने से ऊपर कमाता है, मतलब एक महीने का 1,00,000 से ऊपर कमाता है। वो 1,00,000 से ऊपर कमाता है, तो बताइए 1,00,000 उसकी क्या हो जाएगी मेरे भाई? 1,00,000 हो जाएगी उसकी इनकम। और अगर आपको इनकम में से ज़्यादा का मीनिंग दिखाना हो तो क्या आएगा बताइए? एबव। ओवर भी नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा। तो माई फ्रेंड अर्न्स एबव 1,00,000 पर मंथ, मेरा दोस्त हर महीने 1,00,000 रुपये महीने से ज़्यादा कमाता है। तो इनकम में से ज़्यादा का मीनिंग देने के लिए बताइए क्या आता है? एबव। ठीक है। मैंने आपको एज में से ज़्यादा का मीनिंग निकालना हो तो ओवर आएगा। अगर आपको इनकम में से ज़्यादा का मीनिंग निकालना हो तो एबव आएगा। डे और डेट आ रही हो तो ऑन का यूज़ करना है। और कंपैरिजन वाले केस में मैंने आपको बता ही दिया, जब दो वस्तु आपस में टच करेंगी तो ऑन, एक वस्तु नीचे है दूसरी वस्तु ऊपर है, ऊपर वाली वस्तु ने नीचे वाली वस्तु को कवर किया हुआ है तो ओवर। और अगर अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर है और जो ऊपर वाली वस्तु है वो ठीक ऊपर नहीं है, इधर हो सकती है इधर हो सकती है, तो उस कंडीशन में क्या आता है बताइए? एबव। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।